प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रा सिंह है। मैं ADGGIC गोरखपुर में सहायक अध्यापिका जीव विज्ञान के पद पे हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय का अध्याय 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने भाग 1 में आनुवंशिकता, मेंडल का नियम तथा लिंग निर्धारण का अध्ययन किया था। भाग 2 में हम जैव विकास, उपार्जित लक्षण एवं आनुवंशिक लक्षण, जाति उद्भव तथा डार्विनवाद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पहले भी पढ़ा था पिछली कक्षा में कि मेंडल ने लक्षणों की वंशागति का नियम दिया था कि किस तरह से लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, लेकिन वहां से हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। बहुत सारे वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संबंध में अपने अपने मत दिए, परंतु मिलर और यूरे का प्रयोग सफलतम प्रयोग था। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में इस तरीके का उपकरण लिया जिसमें कांच की नलिकाएं थीं, एक कक्ष था, फ्लास्क था। इस कक्ष में उन्होंने मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को भरा। ये मिश्रण कक्ष और नलिकाएं दोनों में था और यहाँ पे इन्होंने पानी लिया जिसका टेम्परेचर जो था 100 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम था। जब कक्ष की दीवार पे इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैसें आपस में क्रिया करती हैं। मिलर ने देखा कि करीब 1 सप्ताह बाद फ्लास्क की तली में एक लाल रंग का पदार्थ जम गया है या प्राप्त हुआ है। वो पदार्थ कार्बनिक यौगिक थे, जटिल कार्बनिक यौगिक थे। इसमें शर्कराएं, एलिनिन, ग्लाइसिन इत्यादि थी। तो मिलर के प्रयोग द्वारा ये अनुमान लगाया गया कि हमारी प्राचीनतम पृथ्वी पे, प्रिमिटिव अर्थ पे जलवाष्प और बादल, मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस तथा अमोनिया गैस मौजूद थी। उसमें समुद्र भी था। जब बादल आपस में लड़े तो वहाँ से बिजली उत्पन्न हुई। बिजली उत्पन्न होने के कारण से ये जो मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस थी, उनमें आपस में संयोग हुआ। आपस में संयोग जब हुआ तो इन्होंने जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया और अमीनो अम्ल का निर्माण किया, जो कि समुद्र की तलहटी में जमते चले गए। ये जो पदार्थ थे, इनका क्षय नहीं हो पाया क्योंकि उस समय तक जीवाणु मौजूद नहीं थे, और साथ ही साथ इनका ऑक्सीकरण भी नहीं हो पाया क्योंकि उस समय के वातावरण में ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं थी। फिर ये जो अमीनो एसिड मिले थे हमें, जो अमीनो एसिड समुद्र तल में जमा हुआ था, उसने प्रोटीन का निर्माण किया। फिर वहाँ से कॉइजरवेट्स बने। कॉइजरवेट्स में जब अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि इसमें झिल्ली नुमा संरचना भी थी और साथ ही साथ इसमें काई जनन भी हो रहा था, यानी उसमें जीव सदृश संरचनाएं थीं। उसके बाद जब उसमें न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ, जब कॉइजरवेट्स में कहीं से न्यूक्लिक एसिड का निर्माण हुआ, तो हमें आदि जीव की प्राप्ति हुई जो कि सरलतम जीव थे। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति के समय हमें सरलतम जीव प्राप्त हुआ था, लेकिन आज देखिए कितने कितने बड़े बड़े जीव यहाँ पे मौजूद हैं हमारी पृथ्वी पे। ये कैसे हुआ होगा? यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। जैव विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिससे सरलतम जो एक कोशिकीय जीव थे उससे बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हुआ। जैव विकास की क्रिया है वो धीरे धीरे चलती है और ये हमेशा चलती रहती है। जैव विकास धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप
पूर्व काल के सरल संरचना वाले निम्न कोटि के जीवों से वर्तमान में पाए जाने वाले जटिल एवं उच्च कोटि के जीवों का विकास हुआ। हम ये कह सकते हैं कि ये सतत चलने वाली क्रिया है, ये पहले भी होती थी, अब भी होती है और हमेशा होती रहेगी, और ऐसा भी संभव है कि हमें और भी जटिल संरचना वाले जीवों की प्राप्ति हो। बच्चों, हमने आप विभिन्नता के विषय में पढ़ा था। विभिन्नता क्या है? एक ही माता पिता की संतानों में देखिए अंतर होता है, या एक संतान अपने माता पिता के एकदम समान नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें अंतर जरूर होता है। इसको हम कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता की जो प्रक्रिया है वो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में होता है। अलैंगिक जनन में ये डीएनए की प्रतिकृति में जो त्रुटि हो जाती है उसके कारण होता है। चलिए आज हम इसके जो विभिन्नता के हैं कुछ परिणामों की चर्चा करेंगे। इसके लिए आप कल्पना कीजिए कि 12 लाल भ्रंगों वाला एक समूह है जो कि एक झाड़ी पे रह रहा है और ये हरी पत्तियां खाता है। पहले केस में देखिए क्या होता है, इसके रंग में विभिन्नता आ जाती है। तो ये जो लाल रंग वाले भ्रंग थे इनको कौवे खाते हैं, लेकिन बीच में रंग की विभिन्नता आ जाने के कारण एक भ्रंग ऐसा था जिसका रंग हरा हो गया, और धीरे धीरे ये हरे रंग के जो भ्रंग थे लैंगिक जनन करके इन्होंने अपनी समष्टि का आकार ये बढ़ाना शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ देखने की बात यह है कि कौवे जो है वो लाल भ्रंग को तो खाते हैं लेकिन हरे भ्रंग को नहीं खाते हैं, क्योंकि कौवे इन हरे रंग के भ्रंगों को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये हरी पत्तियों पे हैं तो अपने हरे रंग के कारण कहीं ना कहीं ये इन पत्तियों में छुप जा रहे हैं और कौवे इन भ्रंगों को नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है और एक समय ऐसा आता है जब लाल भ्रंग की खत्म हो जाते हैं और केवल हरे भ्रंग ही रह जाते हैं। दूसरा केस देखिए क्या हो सकता है कि जो 12 लाल भ्रंगों का समूह है इसमें फिर से रंग में विभिन्नता आती है, रंग के गुण में विभिन्नता आती है। तो लाल रंग के जो भ्रंग है उसमें एक नीला भ्रंग उत्पन्न होता है। अब कौवे लाल भ्रंग को भी पहचान पाते हैं और नीले भ्रंग को भी पहचान पाते हैं, क्योंकि ये पत्तियों में छुप नहीं पा रहे हैं। तो कौवे जो है वो दोनों ही भ्रंग को खा रहे हैं। इसलिए जो नीले भ्रंग का समष्टि है, पॉपुलेशन है, वो धीरे ही धीरे बढ़ पाती है, बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाती। तब तक कोई हाथी आता है और उस पर पैर रख देता है। वो जब पैर रख देता है तो लाल रंग के भ्रंगों की पूरी समष्टि खत्म हो जाती है और सिर्फ नीले भ्रंग बचते हैं, और ये जो नीले भ्रंग होते हैं वो पुनः लैंगिक जनन कर करके वो नीले रंग की समष्टि बनाते हैं। तीसरा केस देखिए क्या हो सकता है। कल्पना कीजिए कि ये 12 भ्रंगों का समूह है, ये जिस झाड़ी पे रह रहे हैं उनकी जो पत्तियां हैं उनमें कोई रोग लग गया। जब उनमें कोई रोग लग जाएगा तो उनको पोषण की कमी हो जाएगी, उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से उनका आकार छोटा होता जाता है। जब ये कई पीढ़ी तक चलता है, लेकिन जब कई पीढ़ियां बीत जाती हैं तो ऐसा होता है कि जो पत्तियों का रोग है वो खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है तो इन भ्रंगों को पर्याप्त पोषण फिर से मिलना शुरू हो जाता है और भ्रंगों का आकार पुनः बढ़ जाता है। चलिए हम इन तीनों जो केस बने उनकी चर्चा करते हैं। पहली प्रक्रिया में क्या होता है कि लाल भ्रंग की जगह देखिए हरे भ्रंग बचते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत की पुष्टि होती है कि हरे भ्रंग ऐसे थे जिन्होंने प्रकृति के अनुकूल खुद को ढाल लिया और पर्यावरण में रहने के लिए खुद को अनुकूलित कर लिया, जिसकी वजह से इनकी समष्टि बच गई।
और हम ये यहाँ पे देखिए जीन की आवृत्ति भी बदलती है। हम कह सकते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब वंशागति होती है तो जीन की आवृत्ति भी बदलती है। फिर इधर देखिए दूसरे केस में क्या होता है कि लाल भृंग पे हाथी का पैर पड़ जाता है। यह एक संयोग मात्र ही है। अगर ये समष्टि का आकार बहुत बड़ा होता तो शायद ये लाल रंग की समष्टि खत्म ही नहीं हुई होती, लेकिन क्योंकि इसका आकार छोटा था तो हाथी के पैर पड़ने की वजह से ये खत्म हो गई। इसको आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो नीले रंग की समष्टि है वो बढ़ के इसने अपना आकार बढ़ा लिया और पूरी ये समष्टि बन गई, जबकि यहाँ पे इसको जो है उत्तरजीविता का भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं कि जो जीन की आवृत्ति है वो छोटी सी घटना पे भी बदलाव उसमें आ सकता है। फिर ये तीसरी जो प्रक्रिया है इसमें आप देखिए कि पोषण ना जब पुनः पोषण मिलने लगता है तो भृंगों का आकार जो है वो वापस से बड़ा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कायिक कोशिका में बदलाव आता है उसकी वंशागति नहीं होती है। ठीक है, इस लक्षण को हम उपार्जित लक्षण कहेंगे। अब देखिए उपार्जित लक्षण वातावरण के अभाव में, यहाँ पे हमने पहले ही देखा कि क्योंकि कायिक कोशिका में भृंगों की कायिक कोशिका में बदलाव आया था, लेकिन वो जो जननिक कोशिका है, जनन कोशिका है, उसको में वो बदलाव प्रभावी नहीं होता है, इसलिए ये वंशागत नहीं होता है। वातावरण के प्रभाव में अंगों के उपयोग व अनुपयोग से जीवों के शरीर में विभिन्न परिवर्तित लक्षण विकसित हो जाते हैं। ऐसे लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। कायिक ऊतक में होने वाले परिवर्तन डीएनए संरचना में अंतर नहीं लाता है, इसलिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए की संरचना में कोई अंतर नहीं आ रहा है। जैसे कि एक विजमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने 80 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ वो काटते रहे, लेकिन बिना पूंछ वाला चूहा उनको कभी प्राप्त नहीं हुआ, बिना पूंछ वाले चूहे की उत्पत्ति नहीं हुई। इस प्रकार वो लक्षण जो जनन द्रव्य में उत्पन्न होते हैं उनकी वंशागति तो होती है, परंतु कायिक द्रव्य में उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों की लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। फिर देखिए आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। हमने आनुवांशिकता पहले भी पूरा पढ़ा हुआ है, मेंडल के ने ही आनुवांशिकता का नियम दिया था। ये जनन कोशिका में घटित होते हैं तथा अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। हमने देखा था मेंडल में कि किस तरीके से जो आपके लंबाई का गुण है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, ऐसे जो प्रभावी गुण होते हैं वो अगली पीढ़ी में जरूर वो स्थानांतरित होते रहते हैं और ये जैव विकास में सहायक होते हैं। ये लक्षण जीवों के वंशानुगत प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरीके से विभिन्नता के परिणाम की हम लोगों ने व्याख्या की, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जो वो हमें हरे भृंग प्राप्त हुए थे या लाल भृंग प्राप्त हुए थे, इनकी स्पीशीज अलग अलग है या इनकी जाति अलग अलग है? ये हम पूर्णतः नहीं कह सकते, क्योंकि किसी जाति के अलग होने का मतलब ये होता है कि उनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया आपस में फिर ना हो पाए। और ऐसा किस वजह से होता है? या तो उनके डीएनए में परिवर्तन हो या प्राकृतिक वरण की वजह से या भौगोलिक पृथक्करण की वजह से। आइए हम जाति उद्भव को एक उदाहरण से समझते हैं। जाति उद्भव एक हमारे पास भृंगों की समष्टि होती है, वो एक संपूर्ण पर्वत श्रृंखला पे फैल जाती है।
और ये समष्टि अपने खाने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पे ही तक जा सकती है, तो उस समष्टि के आसपास भी बहुत सारी उप समष्टियों का निर्माण होता है। अब ये जो भ्रंग हैं वो लैंगिक जनन अपनी ही उपसमष्टि में करते हैं, लेकिन कुछ साहसी भ्रंग ऐसे भी होते हैं जो अपनी उपसमष्टि से दूसरे की उपसमष्टि में चले जाते हैं, या कौवा ही कोई भ्रंग पकड़ के बिना उसको नुकसान पहुंचाए दूसरी उपसमष्टि में ले जाके छोड़ दे, तो वहां पे जो है ये भ्रंग लैंगिक जनन करेगा और इस अप्रवासी भ्रंग का डीएनए उस उपसमष्टि में मिश्रित हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पृथक्करण तो हुआ है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे नई स्पीशीज बन गई है, क्योंकि देखिए लैंगिक जनन अभी भी इसमें संभव हो पा रहा है। ये पूर्ण तरह, ये आंशिक पृथक्करण तो है, लेकिन ये पूर्णतः पृथक नहीं हो पाए हैं। अब अगर दो उपसमष्टियों के बीच में कोई बहुत बड़ी सी नदी आ जाती है, बहुत बड़ी सी नदी आ जाएगी, तो इधर के भ्रंग उधर नहीं जा पाएंगे, उधर के भ्रंग इधर नहीं आ पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, प्राकृतिक भौगोलिक पृथक्करण के कारण यह प्राकृतिक वर्ण को भी अपनाएंगे, यानी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि एक तरफ चील और कौवे की प्रजाति मौजूद हो और एक तरफ चील और कौवे की प्रजाति ना मौजूद हो। तो जिस तरफ चील और कौवे की प्रजाति पाई जाएगी वहाँ पे हरे भ्रंग ज़्यादा पाए जाएंगे, और जिधर चील और कौवे की प्रजाति नहीं पाई जाएगी वहाँ पे लाल भ्रंग पाए जाएंगे। इस तरह से इनका जो डीएनए मटेरियल है, क्योंकि इसमें आपस में ये मिल नहीं पा रहे हैं, तो डीएनए मटेरियल भी आपस में मिक्स नहीं हो पा रहा है। और कालांतर में ऐसा भी संभव है कि जब इन दोनों जगह के भ्रंग आपस में मिले तो जनन क्रिया ना कर पाए, क्योंकि उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलने की वजह से उनके जो डीएनए में भी परिवर्तन हो जाएगा और वह जनन करने में असमर्थ हो जाएंगे, और इस केस में हम कह सकते हैं कि नई स्पीशीज का उद्भव हुआ है। बच्चों, नई स्पीशीज के जब कोई स्पीशीज का उद्भव हुआ है तो वह किस प्रकार से प्रकृति में रह पाएगी। अब चार्ल्स डार्विन ने जो जैव विकासवाद की अवधारणा दी, ये बीगल नामक जहाज पे, जो कि लड़ाकू जहाज था ब्रिटेन का, उस पे वो बैठे और ये पूरी दुनिया की सैर करने लगे। यहाँ पे उनको तरह तरह के जो जितने भी आप जीव जंतु या पौधे प्राप्त हुए उनको वो एकत्र करते गए। जब उनको वो एकत्र करते गए तो उन्होंने उसमें समानता और असमानता दोनों का अध्ययन किया। दोनों का अध्ययन जब उन्होंने किया तो उन्होंने ये पाया कि वो स्पीशीज जो कि अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल ढाल लेती हैं वह तो जिंदा रह जाती हैं, और जो प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल नहीं ढाल पाती हैं वह मृत हो जाती हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति के विकास में बहुत ही सरल शब्दों में सामान्य पाठकों को इस बात को बताया था। डार्विन चाहते थे कि उनका सिद्धांत यथासंभव व्यापक रूप से प्रसारित हो। डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास पर आधारित है, यानी वो जीव जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बना लेंगे वह तो जीवित रह पाएंगे, जो अनुकूल नहीं बना पाएंगे वह इस पृथ्वी पे जीवित नहीं रह पाएंगे। डार्विन की व्याख्या निम्न तथ्यों पर आधारित है। पहला है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, दूसरा जीवन संघर्ष, तीसरा विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागति, चौथा योग्यतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन, पांचवा वातावरण के प्रति अनुकूलन, छठा
नई जाति की उत्पत्ति। पहला है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। बच्चों, सभी सजीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। वो बहुत सारे संतानों को उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इस पृथ्वी पे जो संसाधन है, भोजन का संसाधन, आवास का संसाधन, ये नियंत्रित है। तो वो सारे जो स्पीशीज हैं, जो सारी संतानें हैं, वो जीवित नहीं रह पाती हैं, क्योंकि उनमें आपस में जीवन संघर्ष होता है। जो इस संघर्ष में जीतती हैं वह तो जीवित रह जाती हैं, और जो इस संघर्ष में नहीं जीत पाती हैं वह मृत हो जाती हैं। फिर है विभिन्नताएं और उनकी वंशागति। कुछ जीवों में वातावरण के प्रति अनुकूलन बनाने के लिए उनमें कुछ विभिन्नताएं आती हैं, और ये विभिन्नताएं जो है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत होती रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जिससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रकृति के प्रति अनुकूलन पैदा कर सके और वह जीवित रह सके। चौथा है योग्यतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन। यहां देखिए, पहले अफ्रीका के घने जंगलों में दोनों प्रकार के जिराफ पाए जाते थे, लंबी गर्दन वाले भी और छोटी गर्दन वाले। लंबी गर्दन वाले जिराफ ऊंचे पेड़ों से भी पत्तियां खा लेते थे, लेकिन ये जो छोटी गर्दन वाले जिराफ हैं वो नीचे जो घास फूस जमी होती थी उनको खाते थे। ऐसा कुछ हुआ कि अफ्रीका के जंगलों की जो घास थी वो सूख गई, जिसकी वजह से इनको, जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे, उनको पोषण नहीं मिल पाया और वो मृत हो गए। लेकिन ये लंबी गर्दन वाले जिराफ अपने ऊंचे ऊंचे पेड़ों से भी वो हरी पत्तियां खा लेते थे, अतः ये प्रकृति में जीवित रह गए, क्योंकि ये प्रकृति में जीने के लिए अनुकूलित थे। फिर है वातावरण के प्रति अनुकूलन। किसी भी स्पीशीज का वातावरण के प्रति अनुकूलित होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी जीव का वातावरण के प्रति अनुकूलित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे वातावरण में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो होते रहते हैं। जैसे कभी भूकंप भी आ सकता है, कभी बारिश भी हो सकती है, कभी ज्वालामुखी भी फट सकता है, इस तरीके की कभी बिजली भी गिर सकती है। बहुत तरीके के वातावरण के ऐसे कारक हैं जो होते रहते हैं। तो उसके लिए जो जीव अनुकूलित होते हैं वह तो जीवित रह जाते हैं, और जो इसके प्रति अनुकूलित नहीं होते हैं उनकी छटनी हो जाती है, यानी वह प्रकृति में जिंदा नहीं रह पाते हैं। छठा है नई जाति की उत्पत्ति। वातावरण का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जो एक ही पूर्वज से पैदा हुई जो संततियां हैं उनमें बहुत विभिन्नता आ जाती है। ये विभिन्नता जो है, इनको इस विभिन्नता से नई स्पीशीज बन जाती है, जैसे शेर, तेनुआ, चीता। लेकिन वातावरण का अधिक से अधिक लाभ इन्होंने लिया और क्या हुआ, इन तीनों की स्पीशीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई। तो बच्चों, आपने पढ़ा कि डार्विन ने किस तरीके से प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जो जीव पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल लेते हैं वो जीवित रह जाते हैं, और जो नहीं ढाल पाते हैं वह जीवित नहीं रह पाते हैं। डार्विन से पहले लैमार्क ने भी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो अंग ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वह तो रहते हैं, और जिन अंगों का इस्तेमाल कम रहता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। लेकिन ये जो कायिक लक्षणों की ये जो वंशागति है वह होती है। उन्होंने
एक एक्सपेरिमेंट द्वारा इसको समझाया था। उन्होंने ये कहा कि जिराफ पहले जो थे वो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे और वह घास फूस खाते थे। बच्चों, हमने देखा कि डार्विन ने ये कहा था कि पहले ही जिराफ जो मौजूद थे वो लंबी और छोटी गर्दन दोनों मौजूद थे, लेकिन लैमार्क ने ये कहा था कि जो जिराफ थे पहले छोटी गर्दन वाले थे, वो घास फूस खाते थे। लेकिन क्या हुआ, अफ्रीका के जंगलों की घास फूस जब सूखने लग गई तो वह अपने पैर, आगे के दोनों पैर उठा के और गर्दन ऊंची करके ऊंचे पेड़ों के पत्ते खाने लगे, जिससे कि कालांतर में क्या हुआ कि वह लंबी गर्दन वाले होते गए और उनका आगे का जो पैर थे वो भी लंबे हो गए। इस तरीके से जो आज के जिराफ हैं वो लंबी गर्दन वाले हैं और उनके आगे के पैर भी लंबे हैं। तो लैमार्क ने इस तरीके से उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बच्चों, ये जो शिक्षण बिंदु था, जो इस वीडियो के शिक्षण बिंदु थे, ये यहीं पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ ज़रूर आया होगा। अब अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग जैव विकास के चरण पढ़ेंगे और उससे संबंधित अन्य शिक्षण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।